हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का लास्ट वीडियो करवा रहा हूं। आज इसके टॉपिक्स जो अब बच गए हैं वो हैं, एक रिड्रेसल एजेंसीज, दूसरा रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ, और तीसरा इसका मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक्स के मेन टॉपिक्स को लेके उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रिड्रेसल एजेंसीज की। स्टूडेंट्स, रेड्रेसल एजेंसीज क्या होती हैं? रेड्रेसल एजेंसीज होती हैं जहां पे आप जाके कंपनसेशन ले सकते हो अपने केस को फाइल करने के बाद। ठीक है जी। उसको क्या बोलते हैं? रेड्रेसल एजेंसीज। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता है कि जो रेड्रेसल एजेंसीज होती हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है और नेशनल लेवल पे भी होती है। ठीक है जी। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है उसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन बोलते हैं, जो स्टेट लेवल पे होती है उसको स्टेट कमीशन बोलते हैं, और जो नेशनल लेवल पे होती है क्वाइट ऑब्वियस उसको नेशनल कमीशन बोलेंगे। तो इसको मैंने पैराग्राफ के फॉर्म के बजाय मैंने आपको एक कंपैरिजन चार्ट बना के दे दिया है जिसको कि आपको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके कंपोजिशन की, मतलब ये कमीशन कैसे कंपोज होते हैं, कैसे बनते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट, मतलब एक प्रेसिडेंट होता है और दो बाकी मेंबर्स होते हैं। वन ऑफ देम हैज टू बी ए वुमन, और उनमें से कम एक का विमेन होना जरूरी है। ठीक है जी। स्टेट कमीशन इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट नॉट लेस देन 4 अदर मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर हैज टू बी अ वुमन। ठीक है जी। 4 अदर मेंबर्स होने चाहिए जिसमें कम से कम एक विमेन होगी। इट कंसिस्ट ऑफ ए नेशनल कमीशन, इट कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिडेंट, एटलीस्ट 4 अदर मेंबर्स एंड 1 मेंबर हैज टू बी अ विमेन। स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, ध्यान से समझिएगा। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में क्या होता है। एक तो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है जी, और स्टेट कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट होता है और नेशनल कमीशन में भी एक प्रेसिडेंट है उस कमीशन का। बट डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो है उसमें बाकी 2 और मेंबर होंगे प्रेसिडेंट के अलावा, जिसमें कि एक वुमेन होगी। इट मस्ट बी ए वुमेन। ठीक है जी। और स्टेट कमीशन में नॉट लेस देन 4 मेंबर, 4 मेंबर से कम नहीं होंगे, और उनमें से एक मेंबर कौन होंगे? वुमेन होंगे। और नेशनल कमीशन में एटलीस्ट, मतलब कम से कम, यहां तो ये कह रहा है कि 4 से कम नहीं होने चाहिए, पर यहां पे कह रहा है कि एटलीस्ट 4 होने चाहिए एंड 1 ऑफ मेंबर हैज टू बी अ वुमेन, और उनमें से एक मेंबर वुमेन होनी चाहिए। ओके जी। अगला है हु कैन बी अ प्रेसिडेंट। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और स्टेट कमीशन में अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ द हाई कोर्ट, और उसके बाद नेशनल कमीशन में अ वर्किंग और रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। ठीक है जी, समझ लग गया। मतलब डिस्ट्रिक्ट कमीशन में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही कोई वर्किंग या रिटायर्ड जज उसका प्रेसिडेंट बनेगा। स्टेट कमीशन में हाई कोर्ट का वर्किंग या रिटायर्ड जज उनका प्रेसिडेंट बनेगा, और नेशनल कमीशन में नेचुरली सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट है तो उनका वर्किंग या रिटायर्ड कोई एक जज प्रेसिडेंट बन सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ ए प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सिलेक्शन कमेटी। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाएगा वो सिलेक्शन कमेटी जो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई है वो उनको रिकमेंड करेंगे कि जिसका नाम, उसको वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देंगे। और स्टेट कमीशन में प्रेसिडेंट कैसे बनेंगे? प्रेसिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो किसके कंसल्टेशन के बाद स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसल्ट करने के बाद जिस जज को वो अप्रूवल देंगे या जिस जज को रिकमेंड करेंगे उनको वो प्रेसिडेंट बना देंगे स्टेट कमीशन का कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केस में। प्रेसिडेंट, नेशनल कमीशन में जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन के बाद ही उनको प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। ओके जी। चलिए आगे है ज्यूरिसडिक्शन, टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड डजंट एक्सीड 1 करोड़। माइंडेड स्टूडेंट, ये मैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन की बता रहा हूं, और मेरी बात एक ध्यान से सुन लीजिए। अब ये 1986 वाला एक्ट नहीं है। माइंडेड, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, ये 1986 वाला एक्ट नहीं है, ये 2019 का एक्ट है। एक्ट चेंज हो गया है। यदि आपके पास अभी भी
1986 वाली बुक है तो प्लीज रिप्लेस दैट बुक। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंड हो गया है 2019 का 2019। ओके जी, तो इसलिए ध्यान रखिए, नई बुक्स पढ़िए, पुरानी बुक्स में इसकी वैल्यू कम है, उसको पढ़ के जाओगे तो पेपर में मारे जाओगे। ठीक है जी। टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स डजंट एक्सीड 1 करोड़। डिस्ट्रिक्ट कमीशन में 1 करोड़ से ज्यादा वैल्यू नहीं होनी चाहिए, और स्टेट कमीशन में फ्रॉम 1 करोड़ टू 10 करोड़। ठीक है जी, मतलब स्टेट कमीशन में कितने के तक की कंप्लेंट की जा सकती है? 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की वैल्यू की गुड्स की अगर आपको डेफिशिएंसी या कोई ग्रीवियंस है या कोई शिकायत है तो आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो फ्रॉम एक्सीडिंग 10 करोड़। और 10 करोड़ से ज्यादा एक्सीड करती है यदि वैल्यू, तो किस में जाएंगे? नेशनल कमीशन में। ठीक है जी। उसके बाद अपील अगेंस्ट ऑर्डर्स। ठीक है, अगर किसी को लगता है कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन में उसको न्याय नहीं मिला तो वो क्या करे? एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट forum can appeal against such orders to the state commission within 45 days। ठीक है जी। उसके बाद मतलब कि उसको अगर जिसको एग्रीव्ड पार्टी मतलब कोई भी प्रोड्यूसर है या कंज्यूमर है, दोनों में से किसी को भी लग रहा है कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ डिस्ट्रिक्ट फोरम में, तो वो उस ऑर्डर के अगेंस्ट 45 दिन के अंदर स्टेट कमीशन में अपनी एप्लीकेशन अपील कर सकता है। और स्टेट कमीशन में क्या होता है? एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन कैन अपील अगेंस्ट ईच ऑर्डर टू द नेशनल कमीशन। वो आगे नेशनल कमीशन में 45 डेज के अंदर अपील कर सकता है। और नेशनल कमीशन में एनी पर्सन हु इज एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ नेशनल कमीशन, अगर कोई इससे सहमत नहीं है, नेशनल कमीशन से सहमत नहीं है मतलब, तो वो अपील कहां कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में विद इन 45 डेज, बट ओनली जब वैल्यू ऑफ गुड इज मोर देन 10 करोड़। मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप कंज्यूमर केस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो केस है वो जो लेके जाओगे वो 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट में एंटरटेन किया जाएगा। ठीक है जी। तो ये था हमारा कंपैरिजन चार्ट ऑफ द रिड्रेसल एजेंसीज, जब कंज्यूमर को कहां कहां केस को फाइल करना है, किस तरीके से अपनी शिकायत को उसको लेके आना है ताकि उसको न्याय मिले, उसके साथ जस्टिस हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। ओके जी, गुड। चलिए आगे बात करते हैं। आगे टॉपिक है जो वो है हमारा टॉपिक रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। ठीक है, तो इन इंडिया मतलब रोल कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है या एनजीओज नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है? In India, there are about 500 consumer organizations working in the field of the consumer protection. The most popular are the Consumer Guidance Society of India, Citizen Action Group Mumbai, ये भी मुंबई की है, ये ऑर्गेनाइजेशन भी मुंबई की है। कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर, जिसको CERC अहमदाबाद बोलते हैं, कॉमन कॉज न्यू दिल्ली, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी कट्स। ठीक है, तो ये कुछ वो नाम दिए हैं जो कि मोस्ट पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। ठीक है जी, 500 ऑर्गेनाइजेशन में से जो मेन है, जो इंडिया में पॉपुलर हैं, जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कंज्यूमर्स के बारे में बात करती हैं, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ये सिर्फ उन्हीं के नाम है, ये सिर्फ इतनी 5 ही नहीं है, ये 500 हैं, पर मेनली ये 5 के नाम लिए जाते हैं। These associations are performing following functions: educating the villagers, general public about the consumer rights by organizing training programs, seminars and workshops लगा के उनको जनरल पब्लिक और विलेजर्स को वो क्या करते हैं, उनका राइट्स के बारे में समझाते हैं। पब्लिशिंग periodicals and other publications to impart knowledge about consumers प्रॉब्लम्स, उनको कंज्यूमर प्रॉब्लम्स के बारे में अपग्रेड करना, रिलीफ्स क्या अवेलेबल है उनके पास और कहाँ पे वो मैटर को अपने बता सकते हैं और क्या क्या चीज़ें उनके इंटरेस्ट की हैं। कैरिंग आउट कंपैरेटिव टेस्टिंग ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स इन एक्रेडिटेड लेबोरेटरीज, मतलब टेस्ट को, मतलब जिस जगह पे जिस प्रोडक्ट के बारे में उनका लगता है कि उनका टेस्ट किया जाना चाहिए, वो कुछ पर्टिकुलर लेबोरेटरीज हैं, वहाँ पे वो टेस्ट करवाते हैं उस गुड जिसके बारे में उनको डाउट हो, उसकी क्वालिटी को लेके कंपीटिंग ब्रांड्स में उसके रिजल्ट्स को भी फिर बाद में वो पब्लिश कराती हैं ताकि उसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को मिले।
स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये है कि जिन प्रोडक्ट्स को टेस्ट करके चख के टेस्ट करने की जरूरत होती है, जहां उनको लगता है कि इसकी टेस्ट अनिवार्य है, उसके बिना तो ये पता चल ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल हनी का आप कैसे पता करे, चख के तो पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल शुगर है, नेचुरल शुगर है या नहीं है। ठीक है, तो उसमें लेबोरेटरी में ही टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उसके रिजल्ट को पब्लिश किया जाएगा, लोगों के साथ उसको शेयर किया जाएगा रिजल्ट को, कि उस टेस्ट में से रिजल्ट क्या आया। इनकरेजिंग कंज्यूमर टू स्ट्रांगली प्रोटेस्ट एंड टेक एक्शन against exploitative and unfair trade practices of the sellers, providing legal assistance to consumer by way of providing aid, legal advice etc. in seeking legal remedy। ठीक है जी, तो प्रोवाइड करना लीगल असिस्टेंस, लीगल एडवाइस भी प्रोवाइड करना, लीगल सहायता प्रोवाइड करना उन कंज्यूमर्स को, ताकि उनके साथ जो गलत हुआ है उनका मुआवजा उनको मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है उसका, फाइलिंग कंप्लेंट्स इन द कंज्यूमर कोर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। क्योंकि कंज्यूमर को खुद नहीं पता होता, काफ़ी कंज्यूमर्स को खुद नहीं पता होता कि वो कहाँ पे कंप्लेंट करें, कैसे कंप्लेंट करें, उसकी लिटिगेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, केस करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के बिहाफ पे केस को फाइल करते हैं। टेकिंग एन इनिशिएटिव इन फाइलिंग केसेज इन कंज्यूमर कोर्ट्स इन इंटरेस्ट ऑफ विलेजेस एंड जनरल पब्लिक, नॉट फॉर एनी इंडिविजुअल। वो जनरल पब्लिक के लिए भी ये चीज़ें करती हैं, पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए ही नहीं करती, सिर्फ इन जनरल भी करते हैं वो। ठीक है जी, उसके बाद हेल्पिंग गवर्नमेंट एजेंसीज टू रिजॉल्व केसेज ऑफ द कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन एंड टू कैरी ऑन कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम। और वो गवर्नमेंट एजेंसीज की भी हेल्प करती हैं कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करने में, और कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम्स को चलाने में उनकी हेल्प करते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की। मोटिवेटिंग पीपल टू आस्क फॉर क्वालिटी मार्क्स, और मोटिवेट करते हैं लोगों को भी कि वो सच एज ISI मार्क्स, एग मार्क्स एक्सेट्रा, इन सबको वो अपनाएं, स्टैंडर्ड और ब्रांडेड सामान ही खरीदें, वो इसको मोटिवेट करते हैं, इंस्टेड ऑफ कि डुप्लीकेट सब स्टैंडर्ड सामान को खरीदा जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेचुरली क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको इसके आंसर भी लिखाऊंगा, पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो इसको मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है हु इज कंज्यूमर। बहुत बार इस चैप्टर में भी आया, हु इज कंज्यूमर, कंज्यूमर होता कौन है, किसको हम कंज्यूमर कहते हैं एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है जी, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है वन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज for some value, any user of such goods or services with the approval of the buyer, with the approval of the buyer, और उसके बाद anyone who uses the goods and services or for earning livelihood for self consumption, या यूं कह लीजिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कंजम्पशन वर्ड ठीक नहीं है, हम कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट। हालांकि कंजम्पशन वर्ड भी ठीक था, पर एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा सूटेबल है कि कोई व्यक्ति अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई सामान खरीद रहा है, मतलब कि अगर कोई बंदा अपने रोजगार के लिए कोई इक्विपमेंट खरीदता है और वो उसका खराब निकलता है, तो वो उसको कंप्लेंट कर सकता है। मतलब इट इज नॉट मेंट फॉर रीसेल, इट इज नॉट मेंट फॉर रीसेल, जो रीसेल के लिए नहीं है, उन्हीं प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट आप केस कर सकते हो। तो वो ये चीज, ये तीन जो पर्संस हैं ये कंज्यूमर की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद दूसरा, व्हेन और अंडर व्हाट circumstances can the complaint be filed? ओके,
ठीक है जी। तो पहला किसके लिए? फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस, ठीक है जी। और बी क्या है? फॉर डिफेक्ट्स, और सी डेफिशिएंसी, फॉर डेफिशिएंसी। तो नेचुरली डेफिशिएंसी किस में होगी? सर्विसेज में, और डिफेक्ट्स किस में होंगे? प्रोडक्ट्स में, ठीक है जी। समझ लग गया बेटे? चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। थर्ड क्वेश्चन है, विद इन व्हाट पीरियड कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड? सॉल्यूशन, द कंप्लेंट मस्ट be filed within 3 months of purchase, and if some testing of goods is required, then within 5 months। मतलब जब आप खरीदा उसके विद इन 3 मंथ्स आप कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन जिस केस में टेस्टिंग चाहिए, कुछ गुड्स को टेस्ट करके देखना पड़ता है कि वाकई दिक्कत है या नहीं है, खासकर ईटेबल्स, मेडिसिन, ठीक है। तो उस केस में आपको 5 महीने के अंदर आप केस कर सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है जो इसका इंपॉर्टेंट, हु आर नॉट कंसिडर्ड कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सॉल्यूशन, द पर्सन हु ऑब्टेन गुड्स फॉर रीसेल, जो रीसेल के लिए खरीदा वो कंप्लेंट नहीं कर सकता। द पर्सन हु यूजेस गुड्स विदाउट द अप्रूवल ऑफ द बायर, the person who avail the services without approval of the hirer, जिसने सर्विस हायर किया उससे पूछे बिना ही अगर वो सर्विस को यूज करा तो भी वो कस्टमर या कंज्यूमर नहीं माना जाता। द पर्सन who obtain goods without एनी कंसिडरेशन, मतलब अगर आपने कोई पैसा नहीं पे किया, आपको वैसे ही मिली है यूज करने को फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। और ये केस सर्विसेज पे भी लागू होता है। द पर्सन हु अवेल सर्विसेज विदाउट एनी कंसिडरेशन, ठीक है जी। चलिए ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं इसका क्वेश्चन। ये तो फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पुत्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा इसको, ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट? कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? इसका आंसर है एनी कंज्यूमर, एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन,
द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, द वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस, मतलब बहुत सारे कंज्यूमर के बिहाफ पे भी आप कंप्लेंट कर सकता है कोई एक पर्सन भी। अ लीगल हायर, अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो वारिस है या उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो भी केस को फाइल कर सकता है। ठीक है जी। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, अगेंस्ट whom कैन द कंप्लेंट बी फाइल्ड? सॉल्यूशन, द सेलर या मैन्युफैक्चरर और डीलर ऑफ गुड्स विच आर डिफेक्टिव, नेचुरली विच आर डिफेक्टिव, जो डिफेक्टिव है उन्हीं के अगेंस्ट केस कर सकते हो। उसके बाद द प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज फॉर द ऑफ द डिजीज, यहां लिख देते हैं ना, ऑफ द डिजीज, मतलब जो व्यक्ति मर चुका है, ये मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, द प्रोवाइडर फॉर द ऑफ द सर्विसेज फॉर एनी डेफिशिएंसी, कमी इन द सर्विसेज। ठीक है जी, ये मतलब सेलर या मैन्युफैक्चरर के पास अगेंस्ट केस कर सकते हो आप। ठीक है, डीलर के अगेंस्ट भी केस कर सकते हो यदि गुड्स में डिफेक्ट है। ठीक है जी, और प्रोवाइडर ऑफ द सर्विसेज, अगर कोई डेफिशिएंसी है, कमी है उसकी सर्विसेज में। ठीक है जी, समझ आ गया स्टूडेंट्स आपको? तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो इसी के साथ मैं आपको ये वीडियो आपको समझ लग गया है, चैप्टर आपको क्लियर हो गया है। मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। बस मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहता हूं कि अब जो आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पढ़ना है वो 2019 वाला पढ़ना है। 986 वाला है जो, वो अब एप्लीकेबल नहीं है। उसकी जो चीजें रिवाइज हो गई हैं वो इसमें है, आपको उस पर ही फोकस करना है। ठीक है जी, समझ आ गया स्टूडेंट्स? ओके, डन। ओके जी, बाय।